Hello friends. This is a very important video. This is all about the invoice management system which was recently introduced in goods and service taxes in last October 2024. So what exactly is IMS and why was it introduced? See, the idea behind bringing IMS into GST was to automate ITC reconciliation. आज के डेट में ITC reconciliation is a manual task and it takes a lot of the time and effort, जहां पे भी बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, आपको एक एक इनवॉइसेस मैच करने पड़ते हैं मैनुअली। तो आईएमएस इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि आपका आईटीसी रिकंसिलिएशन का प्रोसेस जो मंथ बाय मंथ होते हैं ना, पीपल जनरली डोंट डू दैट। वो डायरेक्टली जो 2B में आता है उसको उठा के क्लेम कर लेते हैं अपने 3B में, और इसके कारण बहुत ज्यादा लिटिगेशंस, बहुत ज्यादा नोटिसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो इनएलिजिबल आईटीसी भी है वो भी उठ के हमारे 2B में आ जाता है। और अगर आप मंथली रिकंसिलिएशन उसका नहीं करते हो और जितना 2B में आईटीसी दिख रहा है उसको आप अवेल कर लेते हो अपने 3B में जो ऑटो पॉपुलेट होके आता है, तो उस केसेस में फिर नोटिसेस इशू कर देता है डिपार्टमेंट। सो इस सारे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आईएमएस को इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ we'll understand everything about IMS step by step. So why IMS was introduced? It was basically introduced to enhance and to automate ITC reconciliation process. अब IMS होता क्या है? IMS हर एक रिसिपिएंट के डैशबोर्ड में एक आईएमएस डैशबोर्ड करके फैसिलिटी मिलता है वहां पे आपको, जहां पे आपके सप्लायर ने कोई भी टैक्स इनवॉइसेस जो आप पे रेज किए हैं उसको सेव किया होगा, या तो फाइल किया होगा अपने GSTR 1 के थ्रू, या तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो QRMP स्कीम में होता है उसके थ्रू, या फिर GSTR 1A के थ्रू कोई भी इनवॉइसेस को अमेंड किया होगा। तो वो सारे के सारे इनवॉइसेस आपके आईएमएस डैशबोर्ड में एज अ रिसिपिएंट आपको देखने को मिलते हैं। नाउ यू एज अ रिसिपिएंट हैज 3 ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। सबसे पहला होता है कि अगर वो इनवॉइसेस आपके हैं, उस इनवॉइसेस में कोई भी गलती नहीं है, आपको लगता है सब कुछ सही है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो। जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे वो आपके 2B में चला जाएगा एज एक्सेप्टेड। दूसरा होता है अगर कोई भी मिस्टेक है, ठीक है, आपको लगता है कि आपका वो इनवॉइस नहीं था, गलती से आपके जीएसटी पे वो चढ़ा दिया गया, या फिर उस इनवॉइस में कोई भी मिस्टेक है, डिस्क्रिप्शन का मिस्टेक है, या फिर आपके अमाउंट वगैरह का मिस्टेक है, तो आप उसको रिजेक्ट कर दो उस इनवॉइस को। दैट ऑप्शन विल बी अवेलेबल टू यू इन योर आईएमएस डैशबोर्ड। अगर जैसे ही आप रिजेक्ट करते हो तो वो इनवॉइसेस आपके 2B में तो जाते हैं, बट दैट गोज एज रिजेक्टेड, तो वो आपका इनएलिजिबल आईटीसी में दिखने लगता है। ओके। तीसरा ऑप्शन होता है आपके पास कि आप कोई भी मतलब उसको पेंडिंग मार्क करके छोड़ दो, ठीक है, पेंडिंग का आपके पास मार्क करने का ऑप्शन होता है। नाउ व्हाई पेंडिंग ऑप्शन इज यूटिलाइज्ड, इसको समझो। आईटीसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है 16 सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 या सबसेक्शन 3 में ये लिखा हुआ है कि आईटीसी आपको तभी क्लेम करने को मिलेगा जब आपको वो गुड्स अपने गोडाउन में रिसीव हो गए हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जांपल। हो सकता है कि वी कैन टेक एज मंथ ऑफ सितंबर, हो सकता है सितंबर मंथ में आपने अपने सप्लायर से कोई गुड्स खरीदा हो और आपके सप्लायर ने वो अपने गोडाउन से निकाल दिया गुड्स, बट अभी तक सितंबर में आपके वो गुड्स रिसीव नहीं हुआ है गोडाउन में। तो क्या होगा जब वो गुड्स आपको रिसीव हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल वो गुड्स आपको रिसीव हो रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो आप क्या करते हो, आप सितंबर में उस का आईटीसी को टेम्पररली रिवर्स करते हो और फिर आप अक्टूबर में जाके उसको रिक्लेम करते हो। तो इस केस में जब तक आपको वो रिसीव नहीं हो जाएगा गुड्स अपने गोडाउन में, यू आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी ऑन दोज गुड्स। तो इसको आप क्या कर सकते हो, आप पेंडिंग मार्क करके छोड़ सकते हो, एंड जब अक्टूबर में आपको वो गुड्स रिसीव हो जाए ना, तो आप फिर उसको एक्सेप्ट कर सकते हो उस इनवॉइस को। तो इस केस में करेंटली जो आप करते हो कि एक बार आप उसको रिवर्स करते हो और आगे जाके आप रिक्लेम करते हो, तो वो झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इस केस में आप पेंडिंग मार्क करके उसको छोड़ सकते हो। नाउ चौथा आपके पास होता है कि आप कोई भी एक्शन नहीं लो, ठीक है, नो एक्शन, मतलब ना आप एक्सेप्ट कर रहे हो कोई भी उस इनवॉइस को, ना आप रिजेक्ट कर रहे हो, ना ही आप उसको पेंडिंग छोड़ रहे हो। तो जब आप कोई एक्शन नहीं लेते हो ना, तो उसको डीम्ड एक्सेप्टेंस माना जाता है। हमारा 2B कब जनरेट होता है, हमारा 2B हर महीने 14 तारीख को जनरेट होता है, ठीक है, मतलब सितंबर का मेरा 2B जनरेट होगा 14 अक्टूबर को, अक्टूबर का मेरा जनरेट होगा 14 नवंबर को, एंड सो ऑन। तो जब आपका GSTR 2B जिस दिन भी जनरेट होगा ना, तो आपका
डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा सारे के सारे इनवॉइसेस का। अगर आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया है, इनवॉइस जो भी इनवॉइसेस पे आपने एक्शन नहीं लिया है या कोई भी इनवॉइसेस पे आपने एक्शन नहीं लिया है, तो उसको मान लिया जाएगा कि वो सारे इनवॉइसेस करेक्ट है और उस पे आपको एलिजिबल, मतलब आईटीसी के लिए आप एलिजिबल हो, और वो डीम्ड एक्सेप्टेंस मान के वो सारा का सारा आपके टू बी में फ्लो होके चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन होते हैं, एक एक्सेप्ट का, एक रिजेक्ट का, एक पेंडिंग मार्क करने का, और चौथा होता है कि आप कोई भी एक्शन नहीं लो। फिर जब आपके टू बी में वो सारे के सारे उठ के आ जाएंगे ना, तो नॉर्मली जो अभी हम करते हैं कि जितना आपका आईटीसी एलिजिबल है उसको आप सेपरेट कर लो, जितना आपका इन एलिजिबल आईटीसी है उसको आप सेपरेट करके रिवर्स कर दो, फिर आप वो मैनुअली खुद से कर सकते हो। वो अभी भी आपको अवेलेबल है, बिकॉज आईएमएस फैसिलिटी जो आया है दैट इज एन ऑप्शनल फैसिलिटी। मतलब अभी के लिए तो ऑप्शनल है, बट इट इज वेरी प्रेवलेंट कि आगे चल के इसको मैंडेटरी कर दिया जाएगा, और इसकी अभी टेस्टिंग चल रही है, दैट्स वाई अभी ये ऑप्शनल है। तो अभी से अगर आप इसको देखोगे और समझोगे तो आपको आगे के लिए प्रोसेस इजी हो जाएगा, बिकॉज इन द नियर फ्यूचर दिस ऑप्शनल फैसिलिटी इज गोइंग टू बी अ मैंडेटरी फैसिलिटी। ठीक है, so now let's explain. I have made a small presentation. Let's explain this in detail with the help of that presentation. I'll just share my screen. One second. Okay. Okay, so we are on the screen. Now let's understand invoice management system very clearly. Or it's up once you will understand, you will find it is very easy अभी के लिए, but आपको थोड़ा डैशबोर्ड से, आईएमएस डैशबोर्ड पे विजिट करके आपको चीजें समझनी होंगी। ठीक है, तो okay, so now why IMS was introduced? It is introduced for four main reasons. सबसे पहला है कि आप जो भी इनवॉइस में करेक्शन या अमेंडमेंट है वो आप सप्लायर से कोऑर्डिनेट करके सही कर सकते हो। आप अपने सप्लायर को ये चीज बोल सकते हो कि आप फाइल करने के पहले GSTR1 उसको सेव करो। मतलब सप्लायर जनरली जब वो रिकॉर्ड्स ऐड करते हैं ना, तो एक तरह से पहले GSTR1 सेव करते हैं एंड देन उसको फाइल करते हैं। तो जब वो सेव करेंगे तो आपके आईएमएस डैशबोर्ड पे वो सारे इनवॉइसेस देखने को मिल जाएंगे, और अगर उसमें कोई भी गलती है तो आप वो इनवॉइसेस को रिजेक्ट कर दो। उससे आपके सप्लायर को समझ में आ जाएगा कि ये सारे इनवॉइसेस में कुछ मिस्टेक्स हो गई है उनसे, तो वो उस इनवॉइसेस को रिवाइज कर देंगे। तो आईएमएस को सही से यूटिलाइज करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कोऑर्डिनेट रेगुलरली with your supplier and ask him to save the invoices before filing GSTR1 so that you get an option to accept or reject those invoices. If it is correct, then you can accept and supplier can easily file his GSTR1 post that. If it is incorrect, then you can reject those invoices and it will be available to view on the supplier's dashboard, और फिर वो उसको अमेंड करके रिवाइज करके दूसरा इनवॉइस चढ़ा सकता है, एंड देन यू कैन सब्सिक्वेंटली अगेन एक्सेप्ट दोज इनवॉइस विच यू हैव रिजेक्टेड अर्लियर। ओके, तो सबसे पहला हुआ कि आपका इजीली आप कोई भी करेक्शंस कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो अपने इनवॉइस में जो कि इनकरेक्ट है, ताकि आप सही से उसका आईटीसी क्लेम कर सको विद प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विद योर सप्लायर। नाउ द सेकेंड इज कि it helps in matching records or invoices issued by supplier for availing correct input tax credit and improves reconciliation. It is the same thing. आप सही से अपने invoices match कर सकते हो कि जो supplier ने आपको raise किया invoices वही उसने अपने GSTR1 में add किया है अपने invoices, तो आपको वो अपने IMS dashboard पे दिख जाता है। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण आपका ITC reconciliation improve होता है, बिकॉज आप जो invoices आप पे raise हो रहा है वही invoices supplier फाइल कर रहा है, इस चीज की आपको भी तसल्ली हो जाती है, और जो सही इनवॉइसेस है आप उसी को एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन मैचिंग योर रिकॉर्ड्स एंड इनवॉइसेस एंड डू प्रॉपर आईटीसी रिकंसिलिएशन। नाउ द थर्ड इज
इनवॉइसेस कैन ईदर बी एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और केप्ट पेंडिंग इन द सिस्टम। मतलब आप इजीली उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, या फिर आप पेंडिंग छोड़ सकते हो। जो भी इनवॉइसेस, जैसे मैंने आपको बताया, गुड्स अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं, जो आपको नेक्स्ट मंथ में रिसीव होंगे, तो आप उसको पेंडिंग छोड़ दो और सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड में उसको एक्सेप्ट कर लो, जब आपको वो गुड्स अपने गोडाउन में रिसीव हो जाते हैं। तो इट बिकम्स वेरी इजी। पहले अभी क्या होता है, अभी मैनुअली आपको एक बार के लिए रिवर्स करना होता है, फिर उसको जाके रिक्लेम करना होता है टेम्परली रिवर्सल करके, तो उसमें थोड़ा ज्यादा काम, वर्कलोड बढ़ जाता है। तो अभी क्या कर दिया गया है, आईएमएस के थ्रू आप उसको डायरेक्ट पेंडिंग छोड़ सकते हो, और फिर आगे चल के जब आपको वो गुड्स रिसीव हो जाए, देन यू कैन एक्सेप्ट दोज इनवॉइसेस एंड फिर आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है। Now it is an optional facility. ये चीज लाया गया and it is expected to reduce litigations and notices issued on account of ITC mismatch in returns. तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसके कारण बहुत ज्यादा notices issue होते थे, because ITC mismatch वाला चीज आता था कि जो भी ITC reconcile नहीं किया गया है, आप फिर भी मतलब 2B से जितने भी ITC उठ के आ रहे हैं उसको आप 3B में जो ऑटो पॉपुलेट होता है 2B का डेटा, उसके बेसिस पे आप क्लेम कर ले रहे हो ITC। सो दैट्स वाई क्या होता था कि मंथली रिकंसिलिएशन लोग नहीं करते थे, एट द एंड ऑफ द ईयर जीएसटीआर 9 के टाइम पे करते थे, तो उसके कारण बहुत ज्यादा नोटिस इशू हो रहे थे डिपार्टमेंट के थ्रू। तो अब ये सारी चीजें आईएमएस के थ्रू सॉल्व हो जाएंगी, बट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी वर्कड ऑन स्टिल इन द आईएमएस, इसीलिए अभी ये ऑप्शनल फैसिलिटी है। जब तक सारी चीजें जो भी इश्यूज है आईएमएस को लेके वो सब सॉल्व नहीं हो जाते हैं, तब तक इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक इट अ मैंडेटरी सिस्टम, बट फॉर श्योर इन फ्यूचर इट विल बिकम अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ द जीएसटी डैशबोर्ड। ठीक है। नाउ व्हाट इज आईएमएस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। सबसे पहले क्या होता है, सप्लायर आपका सेव करेगा या फाइल करेगा इनवॉइसेस ईदर थ्रू जीएसटीआर 1, थ्रू आईएफएफ या फिर जीएसटीआर 1, ये जो हमने समझा। वो इनवॉइसेस आपके आईएमएस डैशबोर्ड पे दिखेंगे। इफ यू आर अ रिसिपिएंट, आपको वो डैशबोर्ड पे अपने दिखेगा। आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ईदर यू विल एक्सेप्ट, इफ यू एक्सेप्ट दोज इनवॉइसेस, अगर आपने देख लिया कि वो आपके ही इनवॉइसेस है, सारा डेटा करेक्ट है उस इनवॉइस में, आप उसको एक्सेप्ट करोगे अपने आईएमएस डैशबोर्ड पे। और जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे, वो वहां से आईएमएस डैशबोर्ड से मूव होके कहाँ चला जाएगा, आपके जीएसटीआर 2B में चला जाएगा। ठीक है। व्हेन यू विल टेक एक्शन ऑन अ पर्टिकुलर इनवॉइस एंड यू रिजेक्ट दैट इनवॉइस, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो आईएमएस डैशबोर्ड से मूव होके आपके 2B में तो जाएगा, बट इट विल गो एज रिजेक्टेड। दैट मीन्स उस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है। तीसरा आपका हो जाता है पेंडिंग, मतलब आपको आईटीसी नहीं मिलेगा और आपको सामने वाले सप्लायर को, मेन आपको पता चल जाएगा सामने वाले सप्लायर को कि ये मेरा गलत इनवॉइस है, वो वापस से वो इनवॉइस को अपलोड करेगा एंड देन यू कैन एक्सेप्ट, उसका आईटीसी आपका फ्लो कर जाएगा आईएमएस डैशबोर्ड पे। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्ट नहीं करना, आप रिजेक्ट कर सकते हो। ये रिजेक्ट फैसिलिटी लाया गया ताकि आपके सप्लायर को इंटीमेशन चला जाए कि इस इनवॉइस में प्रॉब्लम है, फिर वो अपने एंड से चेक करेगा, उसको रिवाइज करेगा, नया इनवॉइस अपना अपलोड करेगा, मतलब सेव करेगा अपने जीएसटीआर 1 में। वहां से आपको क्या हो जाएगा, अपने आईएमएस डैशबोर्ड में दिखेगा एंड देन यू कैन एक्सेप्ट द करेक्ट इनवॉइस, और फिर वो वापस आपका आईएमएस डैशबोर्ड पे दिखने, मतलब आईएमएस से उठ के आपका 2B में चला जाएगा, फिर उस पे आपको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है। तीसरा है पेंडिंग, जो मैंने आपको बताया कि अभी तक आपको कोई गुड्स नहीं रिसीव हुए हैं, तो आप उसको पेंडिंग मार्क करके छोड़ दो, वो आईएमएस पे ही आपके रहेगा और वो 2B में आपके नहीं जाएगा जब तक आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर दो। तो आप पेंडिंग मार्क करके छोड़ सकते हो। अगर आपको कोई गुड्स रिसीव नहीं हुआ है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हो आईटीसी के लिए, जब तक वो आपको गुड्स अपने गोडाउन में रिसीव नहीं हो जाता है। तो द टैक्स पीरियड इन विच यू विल रिसीव द गुड्स, उस टाइम पे आप उसको क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो, एंड देन दैट विल फ्लो इन फ्रॉम योर आईएमएस डैशबोर्ड टू योर जीएसटीआर 2B। बट जब तक आप पेंडिंग मार्क करके रखते हो, वो आपके आईएमएस डैशबोर्ड में ही दिखेगा, वो आपके 2B में फ्लो नहीं करेगा। ठीक है। द लास्ट इज यू टेक नो एक्शन, आप कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो, तो उसमें क्या हो जाता है, उसको हम डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लेता है आईएमएस। आप जैसे ही कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो, ना आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ना आप रिजेक्ट कर रहे हो, ना उसको आप मार्क कर रहे हो एज पेंडिंग, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका डीम्ड एक्सेप्टेड मान लिया जाता है। वो सारे इनवॉइसेस जब भी आपका 2B जनरेट होगा उस महीने का 14 तारीख को, जो हमारा जनरेट होता है 14th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, तो वो सारा का सारा इनवॉइसेस और उसका आईटीसी आपका दिखने लगेगा आपके 2B में, और फिर वहां से ऑटो पॉपुलेट होके 3B में चला जाएगा एंड देन द एंटायर आईटीसी विल बी अवेलेबल टू यू फॉर
मतलब आप मैनुअली फिर आप रिकंसाइल कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया आपका सारा का सारा 3B में चला जाएगा 2B से उठ के, मतलब आईएमएस में आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया, आईएमएस से उठ के 2B में जाएगा, और 2B से तो आपको पता है कि ऑटो पॉपुलेट होके 3B में जाता है, तो 3B में आपके सारे इनवॉइसेस और उसका आईटीसी आपको दिखने लगेगा। फिर वहां पे अगर आपका कोई इनएलिजिबल आईटीसी है तो आपको मैनुअली उसको रिवर्स करना होगा, ठीक है। नाउ पेंडिंग वाला एक्शन कुछ इनवॉइसेस पे आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। नहीं, सबसे पहले हम ये चीज समझते हैं कि जो आप पेंडिंग मार्क करके छोड़ते हो ना, तो आपका आईटीसी अवेल करने का एक टाइम लिमिट होता है, एक पर्टिकुलर इनवॉइस पे आपका आईटीसी कब तक आप अवेल कर सकते हो, बाई 30 नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो अगर अभी मेरा 2024-25 चल रहा है, तो 30 नवंबर 2025 तक मेरे को क्या करना होगा, ये इनवॉइसेस को इधर एक्सेप्ट करना होगा या रिजेक्ट करना होगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तब तक, तो आपका क्या हो जाएगा, वो आईटीसी लैप्स हो जाता है, टाइम बार्ड हो जाता है, एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 टाइम लिमिट होता है आईटीसी का। तो अगर इस साल में मेरे जो भी इनवॉइसेस रेज होंगे, वो आपको कब तक क्लेम कर लेना है, बाई 30 नवंबर ऑफ द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। तो 24-25 का जैसे मैंने आपको बताया 30 नवंबर 2025 तक आपको इनवॉइसेस एक्सेप्ट कर लेने हैं आईएमएस डैशबोर्ड से, जो भी आपने पेंडिंग मार्क करके छोड़ा है, तभी आप उस पे आपको आईटीसी मिल पाएगा। अगर आप नहीं करते हो एक्सेप्ट, तो वो सारे इनवॉइसेस आपके लैप्स हो जाते हैं, एंड देन यू विल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी ऑन दोज इनवॉइसेस। तो मेक श्योर इफ यू हैव मार्क्ड एनी इनवॉइस एज पेंडिंग, मेक श्योर कि आप सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक उसको इधर एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर रिजेक्ट कर रहे हो, ताकि आपका सप्लायर, अगर आप रिजेक्ट करते हो तो सप्लायर उसको वापस से मतलब इनवॉइस को वापस से अपलोड कर सकता है जो करेक्शंस करके, ठीक है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज कि पेंडिंग वाले एक्शन आपको स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस पे अलाउड नहीं होते हैं, स्पेसिफिक इनवॉइसेस पे अलाउड नहीं होते हैं। वो कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं, सबसे पहला हो गया जो भी आपको क्रेडिट नोट इशू किया गया है, ओरिजिनल क्रेडिट नोट, मतलब कोई भी इनवॉइस है आपने उसको रिटर्न कर दिया, मतलब कोई भी आपने गुड्स खरीदा आपने उसको रिटर्न कर दिया, तो उस इनवॉइस के रेस्पेक्ट में आपको सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करता है। तो वो जो क्रेडिट नोट होता है ना, उस पे आप पेंडिंग एक्शन नहीं रख सकते हो, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट आपका एक्सेप्टेड में चला जाता है। देन अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड अमेंडमेंट हुआ, फॉर एग्जांपल 100 रुपए का आपको सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया था, आगे चल के उसको रिवाइज करके, मतलब क्रेडिट नोट इशू किया था 100 रुपया का, और आगे चल के उसको रिवाइज करके 110 रुपए का क्रेडिट नोट उसने कर दिया, तो इस पे भी या तो अपवर्ड हो या तो डाउनवर्ड हो, 100 रुपए का अगर 90 रुपया हो गया तो डाउनवर्ड अमेंडमेंट हो रहा है, इस पे भी यू डोंट गेट एन ऑप्शन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ये डायरेक्टली आपका आईएमएस से 2B में चला जाता है, ठीक है। तो या तो डेबिट नोट हो या तो क्रेडिट नोट हो, जो भी ओरिजिनल में आपको इशू हो रहा है या फिर जिसमें अपवर्ड या डाउनवर्ड अमेंडमेंट हो रहा है, उस पे क्या होता है, आपको ऑप्शन नहीं मिलता है उसको पेंडिंग मार्क करने का। यू हैव टू ईदर एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, यू डोंट गेट द ऑप्शन टू मार्क इट एज पेंडिंग, ठीक है। चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गई। नाउ व्हाट विल नॉट गो इनटू आईएमएस, कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस होते हैं जो आपके आईएमएस में नहीं जाते हैं। सबसे पहला हो गया आरसीएम का ट्रांजैक्शन। तो हमने समझा है कि आरसीएम में सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 होता है और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 होता है। जब भी आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करते हो, 9 सबसेक्शन 4 का आरसीएम लग जाता है, जिसमें आपको सेल्फ इनवॉइसिंग करना पड़ता है एज अ रिसिपिएंट, और आपको एज अ रिसिपिएंट उस पर जीएसटी पे करना होता है। तो उस केस में भी जो आप सेल्फ इनवॉइसिंग करते हो, दोज ट्रांजैक्शंस, दोज इनवॉइसेस डोंट गो इनटू योर आईएमएस डैशबोर्ड, तो आरसीएम के ट्रांजैक्शन नहीं जाते हैं। सिमिलरली जो हमारा 9 सबसेक्शन 3 का आरसीएम का ट्रांजैक्शन होता है ऑन नोटिफाइड सप्लाईज, जिसपे एज अ रिसिपिएंट यू आर लायबल टू पे टैक्स, उसमें भी क्या होता है, उसमें तो सप्लायर आपका इनवॉइस में मार्क कर देता है कि दिस इनवॉइस इज सब्जेक्ट टू आरसीएम, वो फाइल भी कर देता है जीएसटीआर1, बट वो आपके आईएमएस पे नहीं दिखता है। तो आरसीएम के जो भी ट्रांजैक्शन है, वो आपके चाहे 9 सबसेक्शन 3 के हो चाहे 9 सबसेक्शन 4 के हो, वो ट्रांजैक्शंस आपके आईएमएस डैशबोर्ड पे नहीं दिखते हैं। तो दीज विल आरसीएम ट्रांजैक्शंस विल नॉट गो टू आईएमएस डैशबोर्ड। आरसीएम ट्रांजैक्शन डायरेक्टली आपके 2B में आज भी दिखते हैं और अभी भी आपके डायरेक्टली 2B में दिखेंगे। आपको आईएमएस डैशबोर्ड पे आरसीएम ट्रांजैक्शन नहीं दिखेगा और ना ही आपको उस पर कोई एक्शन लेने का फैसिलिटी मिलेगा, ठीक है। दूसरा है मेरा टाइम बार्ड आईटीसी अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, जो मैंने आपको बताया कि पहले से आपका कोई इनवॉइसेस है जो टाइम बार्ड हो चुका है, मतलब 30 नवंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तब तक आपके पास टाइम होता है एक आईटीसी को क्लेम करने का। इफ यू हैव नॉट क्लेम्ड आईटीसी ऑन अ पर्टिकुलर इनवॉइस विद इन दैट टैक्स पीरियड, वो टाइम बार्ड हो चुका है वो इनवॉइस, तो वो भी आपका नहीं जाएगा आईएमएस डैशबोर्ड में, ओके।
देन देर इज इनएलिजिबल आईटीसी ड्यू टू पीओएस इशू, प्लेस ऑफ सप्लाई इश्यूज के कारण जो भी इनएलिजिबल आईटीसी हो जाता है वो भी आपके आईएमएस में नहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप एक रिसिपिएंट हो, आप गए कहीं बिजनेस ट्रिप पे, फॉर एग्जाम्पल आप सिचुएटेड हो, फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका में आप सिचुएटेड हो, ठीक है, आप महाराष्ट्र गए कोई बिजनेस ट्रिप के लिए, और आपका क्या होना चाहिए था, वो जो इनवॉइस होटल वाला आपको इश्यू कर रहा है उस पे उसको आईजीएसटी लगाना चाहिए था, क्योंकि आप बाहर से दूसरे स्टेट में ले रहे हो वो सर्विस, ठीक है, तो वहां पे आईजीएसटी लगना चाहिए था, बट उसने गलती से उस पे क्या चार्ज कर दिया, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी चार्ज कर दिया। नाउ अगर आप पे सीजीएसटी और एसजीएसटी उसने चार्ज कर दिया है तो क्या हो जाएगा, आपका वो इनएलिजिबल आईटीसी बन जाएगा, बिकॉज दैट इज नॉट द करेक्ट आईटीसी दैट शुड हैव बीन चार्ज, मतलब करेक्ट हेड वो नहीं है, आपका आईजीएसटी में वो चार्ज होना चाहिए था। तो वो वाले जो इनकरेक्ट इनवॉइसेस रेज होते हैं जहां पे गलत हेड के अंदर आपसे चार्ज कर लिया जाता है, दैट कम्स अंडर इनएलिजिबल आईटीसी ड्यू टू पीओएस इश्यूज, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपके आईएमएस में नहीं आएगा, ठीक है। नाउ जीएसटीआर 5 एंड जीएसटीआर 6 जो एनआरटीपी फाइल करते हैं, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जीएसटीआर 5 अपने फाइल करते हैं, और जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं विच आर रजिस्टर्ड दोज, मान लो एक हेड ऑफिस है, ठीक है, व्हाट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, मैं आपको जस्ट में बता देती हूँ। मान लो एक हेड ऑफिस है, उसका 4-5 सब्सिडियरी है, ठीक है, द हेड ऑफिस इज ओनली रजिस्टर्ड फॉर द बिलिंग पर्पस, और वो क्या करता है, बिलिंग सारे वहां से हो रहे हैं बट उसके बाकी सारे ब्रांचेस से सप्लाई किए जा रहे हैं, तो वो बिलिंग जहां से होता है आईटीसी वहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है सारा, जहां से बिलिंग हो रहा है। अब वो क्या करता है, अपने ब्रांचेस को वो इनपुट डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स जो उस ब्रांचेस से हो रही है उस प्रोपोर्शन में वो सारे इनपुट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो द उसको हम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। दैट पर्सन, द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इज रजिस्टर्ड ओनली फॉर अलोकेटिंग आईटीसी बिटवीन इट्स ब्रांचेस, वहां से कोई भी सप्लाई नहीं हो रहा है। तो एनी एनआरटीपी जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है विच इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, या फिर कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, एनआरटीपी फाइल करता है अपना जीएसटीआर 5 और आईएसडी फाइल करता है अपना जीएसटीआर 6, तो ये दोनों इनवॉइसेस भी जो भी जीएसटीआर 5 और जीएसटीआर 6 के थ्रू फाइल हो रहे हैं वो भी आपके आईएमएस डैशबोर्ड पे नहीं दिखेंगे, ठीक है। द लास्ट वन इज आईटीसी रिवर्स्ड अंडर रूल 37A। तो आईटीसी रिवर्स्ड अंडर रूल 37A क्या होता है कि मान लो कि आपने कोई इनवॉइस आपको सप्लायर ने दिया, ठीक है, और आपने उस पर आईटीसी क्लेम कर लिया, बट आपको अगर आपको सप्लायर ने इनवॉइस दिया है तो आप उस पर आईटीसी क्लेम कर सकते हो, भले आपने सप्लायर को अभी तक पेमेंट नहीं किया, आपके पास टाइम होता है कि उस इनवॉइस का पेमेंट आप 180 डेज के अंदर सप्लायर को अपने कर दो। फॉर एग्जाम्पल, you have not made the payment within 180 days for that particular invoice, but you have claimed ITC on that invoice। जिस मंथ में आपको वो इशू हुआ था इनवॉइस, उस मंथ में आपने आईटीसी तो क्लेम कर लिया, बट अभी तक आपने उसका इनवॉइस का पेमेंट नहीं किया है सप्लायर को। तो उस केस में क्या होता है, अगर 180 डेज लैप्स हो जाते हैं और फिर भी आपने उस इनवॉइस का पेमेंट नहीं किया है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस आईटीसी को रिवर्स करना पड़ता है। तो द आईटीसी विच हैज बिन रिवर्स्ड बाय यू because of non-payment to supplier of that invoice amount including GST within 180 days from the date of issue of invoice, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका आईएमएस में नहीं जाता है। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो आपके आईएमएस डैशबोर्ड पे नहीं जाते हैं और अवेलेबल आपको नहीं होंगे, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन ब्रीफ जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है। व्हाट हैपेंस टू द डॉक्यूमेंट ऑन विच टैक्स पेयर्स हैज टेकन एक्शन ऑन आईएमएस, अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर आईटीसी अवेलेबल, और वो आपके जीएसटीआर 2B में एज एक्सेप्टेड चला जाता है, उस पर आप आईटीसी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। इफ यू सिलेक्ट एज रिजेक्ट, अगर आप कोई भी इनवॉइस को आईएमएस में रिजेक्ट कर देते हो तो वो क्या हो जाएगा, इट विल नॉट ऑटो पॉपुलेट इन योर जीएसटीआर 3B, वो जाएगा आपके जीएसटीआर 2B में तो जाएगा, इट विल गो एज रिजेक्टेड, बट 2B से आपके ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा, वो आपके जीएसटीआर 3B में, बिकॉज वो इनएलिजिबल आईटीसी हो जाता है एंड यू आर नॉट सपोज टू क्लेम आईटीसी ऑन दैट invoice which you have rejected, ठीक है। नाउ पेंडिंग क्या होता है, पेंडिंग इफ यू क्लिक
ऑन अ पर्टिकुलर इनवॉइस एज पेंडिंग, तो वो क्या हो जाता है, वो आपके टू बी का पार्ट नहीं बनेगा, मतलब वो आपके आईएमएस से उठ के टू बी में नहीं जाएगा एंड सब्सिक्वेंटली वो थ्री बी में भी नहीं जाएगा, वो आपके आईएमएस डैशबोर्ड पे ही रहेगा और तब तक रहेगा जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो या फिर आप रिजेक्ट नहीं कर लेते हो। बट इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी को पेंडिंग मार्क किया है तो आपको सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक उसको या तो एक्सेप्ट करना है या तो रिजेक्ट करना है, अदरवाइज वो आईटीसी आपका लैप्स हो जाएगा, यू विल नॉट बी एलिजिबल to claim ITC on those pending invoices. Okay. फोर्थ है कि आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया, आपने ना एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया ना उसको पेंडिंग मार्क किया, तो उस केस में आपका डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लिया जाता है वो सारे इनवॉइसेस का, और वो आईटीसी सारा का सारा उठ के आपके जीएसटीआर टू बी में दिखने लगेगा। नाउ अगर आपके पास कोई ऐसा इनवॉइस है जिसपे आपको लग रहा है कि जो एलिजिबल नहीं हो आप जिसके आईटीसी के लिए, तो आपको फिर वो मैनुअल प्रोसेस करना पड़ेगा, आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, जितना आप एलिजिबल नहीं हो वो सारे आईटीसी को आपको रिवर्स करना पड़ेगा, जितने पे आप एलिजिबल हो उसको आप क्लेम कर लो थ्री बी में, तो वो चीज आपको फिर मैनुअली वो करनी पड़ेगी। और अगर आपका वैसा भी कुछ है कि आईटीसी आपको टेम्पररी रिवर्स करना है फिर आगे चल के रिक्लेम करना है क्योंकि अभी तक आपको गुड्स नहीं रिसीव हुआ है, तो वो फिर सारी की सारी चीजें जो अभी तक आप मैनुअली करते आए हो वो फिर आप मैनुअली करोगे। नाउ आईएमएस फैसिलिटी मैंने आपको जैसे बताया कि ऑप्शनल है, अगर आप आईएमएस फैसिलिटी को नहीं यूज करते हो आज के डेट में, तो जो थ्री बी में आप नॉर्मली करते हो ना आईटीसी, पहले आप रिवर्स कर रहे हो फिर आप रिक्लेम कर रहे हो या फिर आपका परमानेंट जो रिवर्सल है वो चीज कर रहे हो, वो फिर आप जो नॉर्मल अभी तक करते आ रहे हो वो सेम आप फॉलो करते चले जा सकते हो। आईएमएस इज स्टिल ऑप्शनल, इट इज नॉट मैंडेटरी। तो अगर आप ट्रेडिशनल वे फॉलो करना चाहते हो यू कैन स्टिल फॉलो दैट ट्रेडिशनल वे, बट इट इज रिकमेंडेड कि आप आईएमएस डैशबोर्ड समझो बिकॉज इन फ्यूचर फॉर श्योर सीबीआईसी इसको करने वाली है मैंडेटरी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज अपने से देखो और आईएमएस डैशबोर्ड में जाके समझो चीजों को, ठीक है। नाउ ओके, सो नाउ फ्यू FAQs आर मोर, जैसे कि मेरे जीएसटीआर टू ए को क्या होगा, जीएसटीआर टू ए मेरा रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होता है, तो नाउ व्हाट विल हैपन टू माय जीएसटीआर टू ए, जीएसटीआर टू ए में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, आपका जैसे टू ए जनरेट हो रहा है वैसे ही जनरेट होगा, क्योंकि आज के डेट में मतलब 2022 से फाइनेंशियल ईयर से ये कंपलसरी हो गया कि आपके जो जीएसटीआर टू बी में जो भी आईटीसी दिखता है वही आप का उठ के आता है, ऑटो पॉपुलेट होता है थ्री बी में, और वही आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो। यू कैन नॉट क्लेम आईटीसी बेस्ड ऑन योर जीएसटीआर टू ए, तो जीएसटीआर टू ए में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, जीएसटीआर टू ए जैसा आपका जनरेट हो रहा है वो वैसे ही आपका रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होते रहेगा, ठीक है। नाउ विल आरसीएम इनवॉइसेस फॉर्म पार्ट ऑफ आईएमएस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू आरसीएम इनवॉइसेस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ आईएमएस वेदर इट इज बीइंग इशूड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, those RCM invoices will not form a part of IMS, वो डायरेक्टली आपका टू बी में दिखेगा जो अभी तक आपका दिखते आ रहा है। तो आरसीएम के इनवॉइसेस सारे आपको टू बी में दिख जाते हैं, अगर आप अंदर जाके देखोगे, अगर आप पे आपके कोई इनवॉइसेस पे आरसीएम एप्लीकेबल है तो वो आपको डायरेक्ट टू बी में दिखता है, वो अभी भी आपके टू बी में दिखेगा, यू विल नॉट सी इट इन योर आईएमएस डैशबोर्ड, ठीक है। नाउ कैन आई डाउनलोड ऑल द डेटा फ्रॉम आईएमएस, तो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेशंस है ना, बड़े बड़े जो कंपनीज है, जैसे बड़े बड़े ई कॉमर्स ऑपरेटर्स भी है, तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक एक इनवॉइस को एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे या पेंडिंग मार्क करे। तो उस केसेस में क्या किया गया, मतलब ये क्वेरी अराइज की गई थी गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो कि हमें मतलब वो पूरा का पूरा एक्सेल में फैसिलिटी मिल जाएगा क्या डाउनलोड करने का, वहां से वो सॉर्ट कर सकते हैं। तो यस, द एक्सेल फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर डाउनलोड, आप पूरा का पूरा डेटा आईएमएस का एक्सेल फैसिलिटी में डाउनलोड करके उसको आप सेग्रीगेट कर सकते हो, एंड देन यू कैन मार्क, यू कैन एक्सेप्ट इट, रिजेक्ट इट और मार्क एज पेंडिंग, मतलब आप बल्क में वो चीज कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल कर दिया गया है। नाउ कैन यू टेक मल्टीपल, मतलब कैन यू टेक एक्शन मल्टीपल टाइम्स ऑन अ पर्टिकुलर इनवॉइस विच इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन आईएमएस, सो इट इज पॉसिबल। मान लो कि आपके कोई सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल करने के पहले उसको कोई इनवॉइस को सेव किया, आपने देख लिया कि वो करेक्ट इनवॉइस नहीं है, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, सप्लायर को पता चल गया कि ये इनवॉइस रिजेक्ट किया गया है, उसको अपनी मिस्टेक भी पता चल गई कि उस इनवॉइस में क्या मिस्टेक है, तो आप वो क्या करेगा, वापस से उसको अपलोड करेगा इनवॉइस को, एंड देन यू विल गेट अगेन
the option to accept that invoice which has been revised, which has been amended with the same invoice number. फिर आप उस पर एक्सेप्ट कर सकते हो, एंड जो आपने रिसेंटली जो एक्शन लिया है ना, वो आपका लास्ट एक्शन को ओवरराइड कर देता है। तो अगर आपने पहले रिजेक्ट किया है और फिर उसको सब्सिक्वेंटली आपने एक्सेप्ट किया है, तो आपका वो इनवॉइस एक्सेप्टेड ही माना जाएगा और वो आपके आईएमएस से उठ के टू बी में एज एक्सेप्टेड चला जाएगा। तो वॉट एवर द रिसेंट action which you have taken on a particular invoice, that action will override the last action which you have taken on that particular invoice. तो ये आप मल्टीपल टाइम्स एक ही इनवॉइस पे एक्शन ले सकते हो, बट जब ये एक्शन आपका फ्रीज हो जाएगा जब आप 3B फाइल कर दोगे, क्योंकि 3B फाइल करने के बाद आपका आईटीसी उतना आपने क्लेम कर लिया, जितना भी आपने आईटीसी 3B में क्लेम किया, दैट बिकम्स फ्रोजन। फिर आप उसमें आईएमएस में कोई भी चेंजेस उस इनवॉइसेस पे नहीं कर सकते हो। तो यू हैव टाइम बिफोर यू फाइल 3B। अगर आपको लगता है कि कोई इनवॉइसेस जो आपके सप्लायर ने चढ़ाया दैट इज इनकरेक्ट, यू कैन रिजेक्ट इट। वो वापस से वो इनवॉइस को करेक्ट करके जब चढ़ाएगा तो यू कैन सब्सिक्वेंटली एक्सेप्ट इट, एंड देन विच यू हैव एक्सेप्टेड द इनवॉइस वो आपका ओवरराइड कर देगा देन योर लास्ट एक्शन जब आपने उसको रिजेक्ट किया था, ठीक है। बट यू हैव दैट ऑप्शन ओनली टिल यू हैव फाइल्ड योर जीएसटीआर 3B। ओके, ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेक द इनवॉइसेस इन आईएमएस? आपको www.gst.gov.in जो हमारा ऑफिशियल जीएसटी का पोर्टल है वहां जाना है, अपने या अपने क्लाइंट के लॉगिन क्रेडेंशियल से लॉगिन करना है। वहां पे आपका जीएसटी होम पेज ओपन हो जाएगा। वहां से आपको सर्विसेज टैब में जाना है। ऊपर में काफी सारे टैब होते हैं, डैशबोर्ड होता है, सर्विसेज होता है, रिटर्न्स होता है, पेमेंट्स होता है। वहां पे आपको सर्विसेज वाले टैब में जाना है। सर्विसेज वाले टैब में आप रिटर्न्स के टैब में जब जाओगे, मतलब सर्विसेज के अंदर आपका रिटर्न्स का टैब होगा, एंड देन रिटर्न्स के टैब में आपका सब टैब आपको आईएमएस ऑप्शन दिखेगा, उस पे आप जाके क्लिक करोगे तो आपको सारे के सारे इनवॉइसेस दिख जाएंगे वहां पे, जो आपके सप्लायर ने सेव किया या फिर फाइल किया अपने जीएसटीआर 1 के थ्रू। और देन यू हैव द ऑप्शन टू ईदर एक्सेप्ट दोस इनवॉइस और टू रिजेक्ट दैट इनवॉइस। ओके, तो जब तक आपका सप्लायर अपना 3B फाइल नहीं कर देता है तब तक यू हैव एन ऑप्शन टू एक्सेप्ट द इनवॉइस एंड टू रिजेक्ट द इनवॉइस। अगर आप रिजेक्ट कर देते हो तो फिर वो अमेंडमेंट करके अपने जीएसटीआर 1A के थ्रू वो इनवॉइसेस को वापस से चढ़ाएगा, एंड देन यू कैन एक्सेप्ट सब्सिक्वेंटली यू कैन एक्सेप्ट दोस इनवॉइस एंड देन यू कैन फाइल योर जीएसटीआर 3B। तो ये ऑप्शन आपको सारे के सारे एक्सेप्ट रिजेक्ट का ऑप्शन आपको वहां पे दिख जाएगा, बट द फैसिलिटी इज अवेलेबल टिल योर सप्लायर हैज ऑल्सो फाइल्ड, मतलब अपना 3B, और आपने भी अपना जब तक 3B फाइल नहीं किया तब तक यू कैन टेक मल्टीपल एक्शंस ऑन अ पर्टिकुलर इनवॉइस। ओके, सो नाउ व्हाट यू कैन डू, ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, इट इज दैट इज ओनली रिटन व्हाट यू कैन डू। सो सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट करो अपने सप्लायर्स के साथ कि वो टाइमली क्या करे, अपलोड कर दे टैक्स इनवॉइसेस, उसको सेव करे बिफोर फाइलिंग हिज जीएसटीआर 1। वो सेव करते चला जाए ताकि आपको अपने आईएमएस डैशबोर्ड पे दिख सके, एंड फिर आप एक्शन ले सको, एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सको। और अगर आपने रिजेक्ट किया है तो वो अमेंड करके वापस वो इनवॉइसेस अपलोड कर दे जीएसटीआर 1 फाइल करने के पहले, ताकि आपका करेक्ट आईटीसी फ्लो हो सके आपके 2B में, ठीक है। देन यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ और योर स्टाफ, मेक श्योर कि आप जाओ डैशबोर्ड पे, आप एक्सप्लोर करो, अंडरस्टैंड करो आईएमएस डैशबोर्ड को, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अभी तो ये ऑप्शनल है, बट आगे चल के गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मेक दिस अ मैंडेटरी फैसिलिटी। तो आगे चल के ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अगर अभी से आप चीजों को समझोगे, ठीक है। नाउ थर्ड थिंग इज इंटीग्रेट योर सॉफ्टवेयर विद जीएसटी पोर्टल। आपको चेक करना होगा कि जो भी आप ईआरपी या फिर कोई भी जो भी आप अपना सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो फॉर मेकिंग जीएसटी रिपोर्ट्स, वो आपके आईएमएस डैशबोर्ड से इंटीग्रेट हो सकता है कि नहीं, क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज के केस में इट्स वेरी important that you integrate your software with the IMS dashboard, ताकि आपका वो इजीली डेटा ट्रांसफर हो सके, ठीक है। नाउ द फोर्थ इज रेगुलरली रिव्यू इनवॉइसेस। अपने अगर आप एज अ सप्लायर हो, ठीक है, आप अभी तक मैंने बात की कि आप अगर रिसिपिएंट हो, फॉर एग्जांपल आप एक सप्लायर हो, ठीक है, क्योंकि आप भी आगे सेल कर रहे होगे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट, आप B2B ही की ज्यादातर हम यहाँ पे बात करते हैं। तो मान लो आप आगे कोई सेल कर रहे हो प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विसेज आप सप्लाई कर रहे हो, तो यू हैव टू रेगुलरली चेक योर आईएमएस, मतलब अपना पोर्टल आपको रेगुलरली चेक करना है कि आपके सामने वाले रिसिपिएंट ने कोई रिजेक्ट तो नहीं कर दिया कोई इनवॉइसेस। अगर उसने रिजेक्ट किया है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी that you amend those invoices, you upload the correct tax invoices, ताकि सामने जो आपका रिसिपिएंट है वो उसको सब्सिक्वेंटली एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। टेक
appropriate timely action, you have to take appropriate timely action, accept करो, reject करो, pending mark करो, जो pending आप mark कर रहे हो उसको भी within time limit आप accept या reject कर दो, ताकि आपका वो IITC के लिए आप eligible रहो. If you don't accept it within the time limit which we discussed as per section 16 subsection 4, जो मेरा 30th November of succeeding financial year होता है, तो वो आपका lapse हो जाता है, उतना IITC आपका चला जाता है, फिर you will not be able to claim it any further. ठीक है, तो it's important that you take appropriate timely action. अगर आप का जो एक्सेप्ट भी करना है, रिजेक्ट भी करना है, उसको भी आप टाइमली करो, ताकि प्रॉपरली आपका 2B में वो डेटा फ्लो हो सके. देन यू हैव टू स्ट्रेंथन द सिस्टम चेक. आपको सिस्टम चेक्स लगाने पड़ेंगे, ताकि आपका जो भी मैनुअली ड्रिवन अभी तक काम है, जो भी आप मैनुअली करते हो ITC रिकंसिलिएशन, उसको आप ट्राई करो कि जितना भी ऑटोमेट हो सके IMS के थ्रू. इट्स गुड कि इफ यू टेक प्रॉपर एक्शन, इफ यू इम्प्लीमेंट प्रॉपर सिस्टम चेक्स, कि आपका वो सही से जो भी आपके ट्रेनीज हैं या फिर जो जिनको भी आपने रखा है, जो भी स्टाफ्स है आपके, वो सही से वो चीज कर पा रहे कि नहीं, समझ पा रहे कि नहीं. यू हैव टू इम्प्लीमेंट प्रॉपर सिस्टम चेक्स. सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन इम्प्लीमेंट राइट नाउ. मतलब आप कर सकते हो, सो दैट इट बिकम्स इजी प्रोसेस फॉर यू इन द कमिंग फ्यूचर. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट IMS. आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी. IMS इज नथिंग बट initiative to automate your ITC reconciliation process, and it will be very helpful in the near future. But as I said, अभी इस पे अभी ये ट्रायल में चल रहा है, इस पे बहुत ज्यादा टेस्टिंग होनी बाकी है कि ये सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट हो पा रहा है कि नहीं, बड़े बड़े कंपनीज को इससे दिक्कत तो नहीं आ रही है. इसी वजह से अभी आपका मैनुअल प्रोसेस 1-2 साल तक अभी आपका रहेगा ही एक्टिव अलोंग विथ IMS, जो ऑप्शनल फैसिलिटी है. तो अभी आपका मैनुअल ITC रिकंसिलिएशन जो आप अभी तक करते आए हो वो भी एक्टिव रहेगा, और साथ में आपको IMS अभी ऑप्शनल फैसिलिटी दिया गया है, ताकि वो उसका इम्प्लीमेंटेशन देखा जा सके एटलीस्ट फॉर 1 year or 2, कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं. अगर सब कुछ सही रहा तो फिर इसको आगे चल के मैंडेटरी फैसिलिटी बना दिया जाएगा. एंड देन द ITC रिकंसिलिएशन प्रोसेस विल बी वेरी मच ऑटोमेटेड. फिर आपको मैनुअली इतने काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट या लिटिगेशंस बहुत कम हो जाएंगे इसके वजह से, क्योंकि आप एक चीज समझो, मान लो कि अभी क्या होता है ना कि आपका कोई ITC मतलब आपके डैशबोर्ड में नहीं दिख रहा है, और सप्लायर ने आपका इनवॉइस फाइल किया है कि नहीं फाइल किया है, ये चीज पता नहीं चल पाता है. अगर आपके बहुत बड़े आप कोई रिसिपिएंट मतलब बहुत बड़ा आपका काम है और आपके मल्टीपल सप्लायर्स हैं, तो आपको हर एक इनवॉइस नहीं दिख पाता कि कौन से सप्लायर ने आपका कौन सा इनवॉइस मिस कर दिया है. और आप अगर अपने इनवॉइस के बेसिस पे क्लेम कर लेते हो ITC, मतलब 2B के बेसिस पे नहीं, अपने इनवॉइसेस परचेज बुक्स के बेसिस पे कर लेते हो ITC क्लेम, तो क्या हो जाता है, उसके वजह से आपको आ जाता है नोटिस, आ जाता है डिपार्टमेंट का, क्योंकि आपके सप्लायर ने उसको GSTR1 में दिखाया नहीं है आपके, बट आपने उस पर ITC क्लेम कर लिया है. तो डिपार्टमेंट को लगता है कि कोई डमी इनवॉइस है जिसपे आपने ITC क्लेम कर लिया है फॉर द पर्पस ऑफ इवेडिंग टैक्स. तो ये सारी जो लिटिगेशंस है ना, ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे, बिकॉज उस टाइम पे क्या होगा, ट्रैक हो जाएगा कि आपके जो सप्लायर ने इनवॉइस फाइल मतलब जो इनवॉइसेस वो फाइल करे, आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का. या फिर आपके सप्लायर ने कोई इनवॉइस नहीं शो किया है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट दैट सप्लायर एंड यू कैन आस्क हिम टू अपलोड दैट इनवॉइस. तो इससे चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी, एटलीस्ट लिटिगेशन वाला प्रोसेस तो कम हो जाएगा. मतलब जो नोटिस रेगुलर बेसिस पे आती हैं, प्लस जो ITC रिकंसिलिएशन का मैंने आपको बोला कि 2B से जो आप लेते चले जाते हो हर महीने महीने विदाउट मेकिंग मंथली रिकंसिलिएशन, उसके बेसिस पे भी बहुत ज्यादा नोटिस इशू होते हैं डिपार्टमेंट से. तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा कहीं ना कहीं इन द अपकमिंग फ्यूचर. तो ये सारी चीजें सॉर्ट आउट होंगी अगर IMS को मतलब लॉन्ग रन में मैंडेटरी प्रोसेस कर दिया गया, तो इट विल बिकम वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द बिजनेसेस, फॉर यू ऑल्सो एज अ रिसिपिएंट एंड फॉर द सप्लायर्स ऑल्सो. तो इट विल बिकम वेरी बेनिफिशियल एंड इट विल बिकम वेरी इजी टू reconcile your input tax credit on a timely basis. So this was all about IMS. I hope you found this video helpful, and we'll see you in the next more informative videos like this. I think next I'll share with you the RCM. अभी कुछ changes आए हैं RCM में, वो उस पे मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगी. तो I hope you found this video helpful. So I'll meet you in the next more informative video. Till then, take care of yourself and yeah, bye.